साथियों नमस्ते। स्वागत है आपका इंग्लिश लर्निंग के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। अपनी चर्चा चल रही थी साथियों इंग्लिश लिटरेचर के वेरियस एजेस को लेकर के, और बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से अपन लोगों ने पिछले वीडियो में इंग्लिश लिटरेचर के बहुत ही इम्पोर्टेंट इन फेजेस को समझा, और वास्तव में ये इंग्लिश लिटरेचर का एक इम्पोर्टेंट पार्ट फॉर्म करते हैं। इनको समझ करके अपन अपनी लर्निंग को और स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं और छोटे मोटे प्रश्नों का उत्तर भी दे सकते हैं। कई बार सामान्य तौर पर ऐसे प्रश्न आते हैं कि वो हमारी सरफेशियल नॉलेज से ही सॉल्व हो जाते हैं। इस एज के ड्रामेटिक पर्सन्स कौन हैं, इस एज में किस प्रकार का ड्रामा ट्रेंड में था, कैसी पोइट्री ट्रेंड में थी, कैवलियर पोइट्स कौन से हैं, इस प्रकार मेटाफिजिकल पोइट्स कौन से हैं, इस जैसे एलिजाबेथन ड्रामेटिस्ट कौन से हैं। तो इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए एक सरफेशियल नॉलेज पर्याप्त होती है, जिसकी अपन पिछले वीडियो में भी चर्चा कर रहे थे। साथियों आज भी अपनी चर्चा रहेगी इन्हीं इम्पोर्टेंट एजेस के ऊपर अपन चर्चा करेंगे। तो इसमें अपन देखें कॉमनवेल्थ तक अपनी चर्चा हो गई थी, और उसमें अपन लोगों ने मेटाफिजिकल मूवमेंट को या मेटाफिजिकल एज को भी थोड़ा देखा था। उसकी विस्तृत चर्चा डिटेल में कॉन्सेंट्रेटेड रूप से अपन आगे आने वाले वीडियोस में करेंगे, जहां पे मेटाफिजिकल मूवमेंट की और मेटाफिजिकल एज की स्पेशल फीचर्स और उसके पॉइंट्स और उनकी राइटिंग्स की चर्चा होगी। अब अपन एज वाइज अगर देखें तो हमारे सामने आता है एलिजाबेथन पीरियड, और इस एलिजाबेथन पीरियड के अंतर्गत अपन देखें एनलाइटन पीरियड को अपन देखें तो इसमें एनलाइटन पीरियड अपने सामने आता है, और इस एनलाइटन पीरियड को अपन देखें तो इसको 3 एजेस में अपन डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो टाइमलाइन है वो शुरुआत होता है 1660 से लेकर के 1790 तक ये टाइमलाइन जाता है। तो ये जो एनलाइटन पीरियड है दरअसल इसे न्यू क्लासिकल पीरियड के नाम से भी जाना जाता है। न्यू क्लासिकल पीरियड के नाम से भी इसको जाना जाता है, और इस दौरान एक नया ट्रेंड लिटरेचर में देखने को मिल रहा था। और ये जो ट्रेंड है इसको हम 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, जिससे हमें एजेस को समझने में थोड़ी आसानी रहेगी। इसको अपन रेस्टोरेशन पीरियड के नाम से, स्टार्टिंग का जो फेज है जो 1660 से लेकर के आपका 17th सेंचुरी तक जाता है, ये रेस्टोरेशन जो पीरियड है ये आपका 1660 से लेकर के 17th सेंचुरी तक जाता है। इसके बाद में जो दूसरा आपका एज आता है, इसी में ऑगस्टन एज है, किंग ऑगस्टस के नाम पर, जो 17th सेंचुरी से लेकर के 1750 तक जाता है। और उसी के साथ में आपका एज ऑफ सेंसिबिलिटी यहाँ पे आता है, जिसको अपन एज ऑफ डॉक्टर जॉनसन, एज ऑफ डॉक्टर जॉनसन, याद रखना ये बेन जॉनसन नहीं है, ये अलग है। डॉक्टर जॉनसन लाइव्स ऑफ द पोइट्स वाले हैं, और जो 1750 से लेकर के 1790 तक जाता है साथियों। तो ये जो पीरियड है आपके एनलाइटन पीरियड के या न्यू क्लासिकल पीरियड के ये पार्ट्स हैं, इनको अपन इसी तरह से स्टडी करेंगे। तो यहाँ से जो प्रश्न आ रहा है वो यहाँ से अपन लर्न करें। एक तो रेस्टोरेशन पीरियड, रेस्टोरेशन 1660 में शुरुआत हो रही है। कॉमनवेल्थ के बाद में, कॉमनवेल्थ से इसको अटैच करना है साथियों। कॉमनवेल्थ से जो अटैच होकर के जो एज आ रहा है वो है रेस्टोरेशन। ये जो 1660 से चलेगा और 17th सेंचुरी तक जाएगा। इसके बाद में ऑगस्टन पीरियड आ रहा है, ये 17th सेंचुरी से 1750 तक चल रहा है। और एज ऑफ सेंसिबिलिटी, जिसको एज ऑफ डॉक्टर जॉनसन भी कहते हैं, वो 1750 से लेकर के 1790 तक चलता है साथियों। इसमें अपन देखें आगे तो सबसे पहले अपन लेंगे रेस्टोरेशन पीरियड को, और रेस्टोरेशन पीरियड जो है इसको अपन देखें एज ऑफ ड्राइडन भी कहा जाता है साथियों, एज ऑफ ड्राइडन, और इसको एज ऑफ कॉफी हाउसेज भी कहा जाता है, एज ऑफ ग्रब स्ट्रीट राइटर्स भी इसको कहा जाता है। इसकी शुरुआत 1660 से होती है, 17th सेंचुरी तक ये चल रहा है। तो देखो कुछ बेसिक चीजों को अपन समझ लें साथियों कि 1660 में कॉमनवेल्थ पीरियड का समापन होता है। कॉमनवेल्थ एक प्रकार से गवर्नमेंट अज्यूम करने जैसा है,
गवर्नमेंट का एक वो रूलिंग सिस्टम था, लेकिन वह सक्सेसफुल नहीं हो पाया। इसीलिए रेस्टोरेशन पीरियड यानी कि राजा की वापसी यानी कि राज्यारोहण, जिसको अपन रेस्टोरेशन के नाम से जानते हैं, और वो रेस्टोरेशन 1660 से इसकी शुरुआत होती है और इसका एक सेलिब्रेशन कर रहे हैं ड्राइडन, और इसीलिए इसको एज ऑफ ड्राइडन भी कहा जाता है। इस समय जो लिटरेचर था वो कॉफ़ी हाउसेज में डिस्कशन होने लगा था, कॉफ़ी हाउसेज में उसकी चर्चा करने लगे थे राइटर्स, इसीलिए इसको एज ऑफ कॉफ़ी हाउसेज भी कहा जाता है। एज ऑफ कॉफ़ी हाउसेज भी साथियों इसको कहा जाता है। इसमें अपन देखें इसको एज ऑफ ग्रब स्ट्रीट राइटर्स भी इसलिए कहा जाता है क्योंकि कुछ जो टैलेंटेड राइटर नहीं थे, लोअर लेवल के राइटर्स थे, वो भी जो है थोड़ा सा अपना इसके अंतर्गत कंट्रीब्यूशन दे रहे थे, तो उनको ग्रब स्ट्रीट राइटर कहा जाता है और उनका भी इसमें योगदान था। इसीलिए ग्रब स्ट्रीट जो है राइटर्स का भी इसको काल कहा जाता है। इसकी जो प्रमुख विशेषता है अपन देखें, द वन ऑफ देम वाज रेस्टोरेशन ऑफ मोनार्की। हाईलाइट कर लेना इसको, तो रेस्टोरेशन ऑफ मोनार्की, राजा की वापसी। राजा इस समय वापस आ रहे हैं, तो राजा की वापसी अपने को देखने को मिल रही है। इसमें कॉमेडी ऑफ मैनर्स, जिन्हें रेस्टोरेशन कॉमेडी भी कहा जाता है, विशेष रूप से अपन इनकी डिस्कशन करेंगे। विभिन्न प्रकार के जो ड्रामा के पार्ट हैं, कॉमेडी ऑफ मैनर्स हैं, कॉमेडी ऑफ सेंटिमेंटल कॉमेडी है, रेस्टोरेशन कॉमेडी है, इनको कॉमेडी ऑफ हॉरर्स है, सबको अपन डिस्कशन करेंगे। एक पर्टिकुलर वीडियो इसके ऊपर अपन बनाएंगे जिसमें अपनी इसकी चर्चा रहेगी। इसमें विलियम कॉन्ग्रीव, जॉर्ज इथरजी, विलियम वाइशरली, ये कुछ प्रमुख राइटर हैं जो कॉमेडी ऑफ मैनर्स से रिलेट कर रहे हैं। इसमें आप देखें तो रेस्टोरेशन ऑफ मोनार्की के साथ में प्यूरिटन इन्फ्लुएंस जो था वो समाप्त हो गया। प्यूरिटन क्या है, प्यूरिटनिज्म क्या है? मिल्टन का प्रभाव था इसके ऊपर। रिलीजन बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुका था, मॉरलिटी बहुत ज़्यादा हावी थी, मॉरल वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा हावी थे, ड्रामा बिल्कुल समाप्ति के कगार पर पहुंच गया था, चारों तरफ ड्रामा की समाप्ति हो चुकी थी, लिटरेचर में एंजॉयमेंट नहीं बचा था, लिटरेचर में एंटरटेनमेंट समाप्त हो गया था। ये सारी चीज़ें कहाँ थी? क्योंकि प्यूरिटन वैल्यूज़ उनको निगल गए थे। प्यूरिटनिज्म ने उन सारी चीज़ों को समाप्त कर दिया था साथियों, और इसीलिए अपन जब देखते हैं कि रेस्टोरेशन जब आता है तो प्यूरिटनिज्म का प्रभाव कम हो जाता है, प्यूरिटनिज्म का प्रभाव समाप्त हो जाता है, और वहाँ पर एक रिसर्जेंस आ रहा था लिबरल वैल्यूज, लिबरलनेस का एक प्रभाव चारों तरफ हमें देखने को मिल रहा था। और दूसरे शब्दों में अपन कहें तो ईट, ड्रिंक और मेक मैरी, ये मोटो हो गया था। एक एंजॉयमेंट चारों तरफ देखने को मिल रहा था, चारों तरफ एक एंजॉयमेंट देखने को मिल रहा था। हु वाज द किंग? चार्ल्स सेकंड वाज द किंग, चार्ल्स सेकंड वाज द किंग, चार्ल्स सेकंड वाज द किंग, उसका रेस्टोरेशन हो रहा है ये। तो चार्ल्स सेकंड जो है वापसी कर रहे हैं यहाँ पे। चार्ल्स फर्स्ट को एग्जीक्यूट कर दिया गया था उस समय, तो वो अपन देख चुके हैं। अब इस रेस्टोरेशन जो कोड था वो निश्चित रूप से जाना जाता था ऑपुलेंस, इंडलजेंस, लव फॉर आर्ट एंड एंटरटेनमेंट। वहाँ पे आर्ट और एंटरटेनमेंट का निश्चित रूप से एक जबरदस्त बोलबाला था, और जो कोर्ट कल्चर थी उसने निश्चित रूप से उस समय के ड्रामा को प्रभावित किया था। उसी समय एक ग्रेट फायर का एपिसोड भी होता है 1665 और 1666 के बीच में। एक रॉयल कोर्ट का एक बेकर था, उसके रसोई से कुछ आग निकल गई और वो काफ़ी ज़्यादा फैल गई थी, तो ग्रेट फायर ऑफ लंदन के नाम से ये एपिसोड आता है। एक दो बार प्रश्न भी इसमें से पूछे गए हैं टाइमलाइन को लेकर के। ग्रेट फायर 1665 से 1666 का ये एपिसोड है। रेस्टोरेशन ड्रामा इज कॉल्ड द प्रॉब्लम चाइल्ड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। हाईलाइट कर लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये बिंदु है। रेस्टोरेशन ड्रामा जो है वो प्रॉब्लम चाइल्ड कहा जाता है, क्योंकि उसमें जो है काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं, ओपननेस है, कई वल्गैरिटी भी देखने को मिलती है, तो उसे प्रॉब्लम चाइल्ड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कहा जाता है। विलियम कॉन्ग्रीव, जॉन ड्राइडन, सैमुअल बटलर एरीबोन वाले, जॉन लॉक, जॉन बनियान, सर विलियम टेम्पल, सैमुअल पेपी, ये डायरी लिखने वाले, अपरा बेन, ये जो है प्रमुख इस दौरान फिगर थे।
जिन्होंने रेस्टोरेशन पीरियड के अंतर्गत डेवलपमेंट का काम किया। तो देखिए रेस्टोरेशन की जो शुरुआत हो रही है साथियों, रेस्टोरेशन जो पीरियड आपको देखने को मिल रहा है साथियों, ये पीरियड कहाँ से चालू हो रहा है, 1660 से कहाँ तक जा रहा है, 17 तक जा रहा है। प्यूरिटन वैल्यूज की समाप्ति हो रही है इसमें, प्यूरिटन वैल्यूज की समाप्ति हो रही है इसके अंतर्गत, और एक लिबरलनेस देखने को मिल रहा है, एक लिबरल जो है एक तरीके से लिबर्टी देखने को मिल रही है आपको, लिबरल नेचर देखने को मिल रहा है लिटरेचर के अंतर्गत, लिबरल नेचर देखने को मिल रहा है लिटरेचर में। और लिटरेचर जो है एक तरीके से जंजीरों से मुक्त हो रहा है इस दौरान। और आप देखें इसमें एक विशेष रूप से जो एक इसका फीचर है वो है आपकी रेस्टोरेशन कॉमेडी। रेस्टोरेशन कॉमेडी आपको विशेष रूप से याद रखनी पड़ेगी, जिसकी अपनी विशेष चर्चा रहेगी, क्योंकि इस दौरान उसका विशेष डेवलपमेंट देखने को मिलता है साथियों। आइए रेस्टोरेशन पीरियड के बाद में अपन चलते हैं अपने अगले पीरियड की ओर, ऑगस्टन एज की ओर, जिसे अपन एज ऑफ पोप भी कहते हैं साथियों। इसको एज ऑफ पोप के नाम से भी जाना जाता है, इसको एज ऑफ रीजन के नाम से भी जाना जाता है, इसको एज ऑफ बिट के नाम से भी जाना जाता है, इसको एज ऑफ प्रोज और पीरियोडिकल्स के नाम से भी जाना जाता है। इसकी शुरुआत हो रही है 1700 से और 1750 तक साथियों ये चलता है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट पीरियड है साथियों, ये प्रोज के डेवलपमेंट के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट पीरियड कहा जाता है, नाम से ही स्पष्ट पता लग रहा है। तो आप ऑगस्टन एज को ही नहीं रखें याद, ये जो ऑगस्टन एज है ना साथियों, ये अपने को याद रखना पड़ेगा। किंग ऑगस्टस के ऊपर ये नाम रखा गया है, वो जो है एम्परर ऑगस्टस, ये आपकी देखें फर्स्ट लाइन में ये आ रहा है, एम्परर ऑगस्टस के नाम के ऊपर ये रखा गया है, ठीक है। तो इस किंग ऑगस्टस के नाम के ऊपर ये जो ऑगस्टन एज है, इसी के साथ साथ अपने को इसे एज ऑफ पोप भी कहना होगा, एज ऑफ पोप भी इसको कहना होगा, एज ऑफ प्रोज एंड पीरियोडिकल्स भी इसको कहना होगा, एज ऑफ रीजन, एज ऑफ बिट भी इसको कहना होगा। तब जाकर के हमारे छोटे मोटे प्रश्न जो हैं वो यहां से सॉल्व हो जाते हैं। इसको देखिए जॉर्जियन ईरा भी कहा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट टिक लगाएं, जॉर्जियन ईरा भी इसको कहा जाता है। अब जॉर्जियन ईरा जो है वो 1714 से 1830 के बीच में ये पीरियड चल रहा है, क्योंकि इसमें हेनोवेरियन राजा थे जो जॉर्ज फर्स्ट, सेकंड और थर्ड थे। जॉर्जियन ईरा जो है आपका मॉडर्न पीरियड में भी देखने को मिलेगा आपको, वहां पे दोबारा से इसकी अपन चर्चा करेंगे। तो जॉर्जियन ईरा जो है 1714 से 1830 के बीच में, इस समय हेनोवेरियन कुछ राजा थे जो जॉर्ज फर्स्ट, सेकंड और थर्ड के नाम से थे, उनका जो शासनकाल था, इस कारण से इसे जॉर्जियन पीरियड भी कहा जाता है। देखिए जो ऑगस्टन एज का जो साहित्य था उसमें आप देखेंगे कि क्लासिकल ग्रीक से वो प्रभावित चल रहा है, क्लासिकल, क्योंकि यहाँ पे जो मॉडल आ रहे हैं ना वो रोम से आ रहे हैं साथियों, क्योंकि राजा जो अगस्टस हैं वो रोम के राजा हैं और उनके नाम के ही आधार पर इस एज का नाम भी ऑगस्टन एज रखा गया है। रोमन वर्क्स देखिए, रोमन वर्क्स, क्लासिकल ग्रीक और रोमन वर्क से इस समय लिटरेचर प्रभावित चल रहा है। दरअसल टर्म्स, स्टाइल, फॉर्म और थीम्स के मामले में, स्टाइल, फॉर्म और थीम्स के मामले में ये लिटरेचर लगातार रूप से वहां से ये प्रभावित चल रहा है साथियों। इसमें दूसरी बात अपन देखें कि यहाँ पे सटायर जो था ना वो वास्तव में बहुत ज्यादा पॉपुलर हो चुका था, सटायर बहुत पॉपुलर हो चुका था इस ऑगस्टन एज के समय पर, सटायर बहुत ज्यादा पॉपुलर हो चुका था। जैसे कि अलेक्जेंडर पोप है, जोनाथन स्विफ्ट हैं, उन्होंने भी काफी जो है सटायर का प्रयोग किया, काफी सटायर का प्रयोग उन्होंने किया है। तो इस समय अपन देखेंगे कि बहुत काफी अच्छी संख्या में सटायर यहाँ पे लिखे गए थे। अलेक्जेंडर पोप हैं, जोनाथन स्विफ्ट जो है सटायर को लिख रहे हैं। और ऑगस्टन एज की जो पोएट्री जो थी उसमें एक फॉर्मल स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है। हेरोइक कपलेट्स, मोस्ट इंपोर्टेंट टिक लगा लें भैया, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट टिक लगा लें सर इसको, हेरोइक कपलेट का प्रयोग, हेरोइक कपलेट का प्रयोग, हेरोइक कपलेट का प्रयोग, हेरोइक कपलेट का जो प्रयोग है वो करने वाले दो शख्स हैं, जॉन ड्राइडन, अलेक्जेंडर पोप।
वैसे तो बहुत सारे लोगों ने प्रयोग किया है, लेकिन ये मास्टर फिगर है हेरोइक कपलेट के। तो हेरोइक कपलेट जो है आपका वो काफी ज्यादा आपको देखने को मिल रहा है इस समय में। इस समय आप देखेंगे अलेक्जेंडर पोप, जोनाथन स्विफ्ट, जोसेफ एडिसन, रिचर्ड स्टीले, है ना, जॉन ड्राइडन और लेडी मैरी वॉटली, ये कुछ प्रमुख फिगर इस दौरान इस युग में देखने को आ रहे हैं। तो ऑगस्टन एज जो है वो रेस्टोरेशन के जस्ट बाद में आ रहा है और वह आपका 17th सेंचुरी से लेकर के 1750 तक चल रहा है साथियों। तो इस दौरान अपन देखेंगे कि लिटरेचर का एक जो है प्रोज की तरफ झुकाव ज्यादा जा रहा है। ये प्रोज में काफी सारे हमारे सामने राइटर भी हैं, जैसे एसे का बहुत अच्छा इसमें डेवलपमेंट आप देखेंगे। इसमें जो थीम्स, स्टाइल और फॉर्म्स जो हैं वो रोम कल्चर से प्रभावित हो रही हैं। तो अपन इसको जॉर्जियन पीरियड भी कहा जाता है, वो भी अपन इसको देख रहे थे। आगे अपन देखें एज ऑफ सेंसिबिलिटी, एज ऑफ जॉनसन, एज ऑफ ट्रांजिशन भी इसको कहा जाता है। 1750 से इसकी शुरुआत होती है साथियों और 1790 तक ये चल रहा है। 1750 से इसकी शुरुआत होती है साथियों और 1790 तक ये चल रहा है। इसके अंतर्गत अपन देखें तो ये जो टाइम है ये एडमंड बर्ग का, एडवर्ड गिबन, हेस्टर लिंच और जेम्स बॉसवेल का ये टाइम था। निश्चित रूप से इसमें अपन देखें एक मेन फिगर के रूप में हमारे सामने आते हैं डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन बेन जॉनसन से अलग है साथियों। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन है वो अपने आप में एक बहुत ही बड़े फिगर हैं, क्रिटिसिज्म के क्षेत्र में भी वो बड़े फिगर हैं। उन्होंने डिक्शनरी का निर्माण किया था, वो भी अपने आप में उनका एक क्रिएटिव इनोवेशन है। तो उसकी भी अपन चर्चा करेंगे इंडिविजुअली, जब हम डॉक्टर जॉनसन को लेंगे तो उस समय उनकी चर्चा रहेगी। इसमें अपन देखें कि एज ऑफ सेंसिबिलिटी या डॉक्टर जॉनसन का जो एज है या एज ऑफ डॉक्टर जॉनसन है, टिक लगा लें डेवलपमेंट ऑफ नोवेल। नोवेल का इसमें विशेष रूप से डेवलपमेंट हो रहा है। नोवेल का इसमें विशेष रूप से डेवलपमेंट हो रहा है। नोवेल एक नए रूप में यहाँ पे आ रहा है। ड्रामा राइटिंग जो है हाशिए पर जा रही है और नोवेल इमर्ज कर रहा है। नोवेल इमर्जिंग जॉनर बन रहा है। सो दिस वाज द टाइम व्हेन नोवेल केम इनटू इमर्जेंस। Simultaneously, literary criticism also flourished in the hands of Dr. Samuel Johnson. That was what I was talking about, because you see that Dr. Samuel Johnson came out with his book called Lives of Poets, and that was the finest piece of literary criticism. मतलब बहुत ही जबरदस्त रूप से उन्होंने क्रिटिसिज्म के विभिन्न पहलुओं को, बायोग्राफिकल लिटरेरी क्रिटिसिज्म का बहुत ही शानदार एग्जाम्पल माना जाता है साथियों लाइव्स ऑफ पोइट्स को। तो उसके बारे में भी डिटेल्स में चर्चा करेंगे अपन। ऐसे राइटिंग पीरियोडिकल एसेज में भी पीरियोडिकल एसेज का ये टाइम था, जिसमें जोसेफ एडिसन, रिचर्ड स्टील, इनकी जो है एक तरीके से प्रोमिनेंस देखने को मिलता है हमें। इधर आप देखेंगे जोनाथन स्विफ्ट और अलेक्जेंडर पोप, ये सटायर का प्रयोग कर रहे हैं। सटायर का प्रयोग एक वेपन के रूप में कर रहे हैं साथियों। तो एक सटायर जो है यहाँ पे वेपन का रूप ले चुका था, वेपन बन चुका था, एक हथियार बन चुका था। तो हथियार के रूप में उसका ये इस्तेमाल कर रहे थे। और यहाँ पे अपन देखें तो विमेन राइटर्स भी इमर्ज कर रही हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर ये यहाँ पे हमारे सामने आता है। विमेन राइटर्स यहाँ पे प्रोमिनेंटली आ रही है, जिनमें फैनी बर्नी हमारे सामने आ रही है, मैरी वोllstonecraft। और ये जो राइटर है ये फीमेल वॉइस को लिटरेचर में लेकर के जो है इम्पोर्टेंटली हमारे सामने प्रस्तुत करती हैं, और जिससे एक लिटरेचर का एक नया रूप, एक फीमेल पर्सपेक्टिव वाला रूप हमें देखने को मिलता है। इस युग में डॉक्टर सैमुअल जॉनसन को तो आपको सेंटिमेंटल एज के साथ में, एज ऑफ सेंसिबिलिटी के साथ में आपको डॉक्टर जॉनसन को जोड़ ही देना है। इसके साथ में बॉसवेल, एडवर्ड गिबन, विलियम कूपर, थॉमस पर्सी, हेनरी फील्डिंग एक ड्रामा का बहुत अच्छा नाम है। सैमुअल रिचर्डसन, ये आपके जो है एपिस्टलरी नोवेल का नाम है, बहुत शानदार नाम है। एपिस्टलरी नोवेल का एक शानदार नाम है ये, इनको भी अपन चर्चा करेंगे। टोबियास स्मॉलेट, लॉरेंस स्टर्न, रॉबर्ट बर्न्स, थॉमस ग्रे। ये
थॉमस ग्रे है, कूपर है, क्रैब है, ये सारे के सारे प्री रोमांटिक पोइट्स हैं। तो ये अपन सबकी डिटेल में भी चर्चा करेंगे अपने आने वाले वीडियोस के दौरान। तो साथियों, जो ये एज ऑफ सेंसिबिलिटी है या एज ऑफ डॉक्टर जॉनसन है, ये नोबल के डेवलपमेंट के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है युग माना जाता है। लेकिन साथ ही साथ आपको एक फिगर याद रखना पड़ेगा, आरबी शेरिडन, हेनरी फील्डिंग को अपने को याद रखना पड़ेगा। हेनरी फील्डिंग जो है वो ड्रामा के क्षेत्र में एक प्रमुख जो है फिगर यहाँ पे माने जाते हैं। आइए अब अपन आगे चलें रोमांटिक एज के पास में, और रोमांटिक एज को अपन समझने की कोशिश करें। रोमांटिक पीरियड जो है वो कब शुरू हुआ, इसके बारे में लोगों में, लिटरेरी क्रिटिक्स में एकता नहीं है। कई कहते हैं कि इसकी शुरुआत 1785 में हुई, कई कहते हैं कि इसकी शुरुआत 1789 में हुई जब फ्रेंच मूवमेंट की शुरुआत हुई थी, और कई कहते हैं कि इसकी शुरुआत 1798 में लिरिकल बैलेड्स के पब्लिकेशन के साथ में हुई। लेकिन तरह तरह के आइडियाज के साथ में हमें यह समझना होगा कि कुछ चीजें, जैसे लिरिकल बैलेड्स का पब्लिकेशन 1798 में वर्ड्सवर्थ कॉलरिज जो हैं वो अपना पब्लिकेशन लेकर के आ रहे हैं और ऑफिशियली अनाउंस करते हैं कि रोमांटिक मूवमेंट जो है वहाँ से एक इमर्ज करता है, प्रस्फुटित होता है, और लोगों के बीच में एक जबरदस्त तरीके से रोमांटिक मूवमेंट की शुरुआत होती है। रोमांटिक मूवमेंट अपने स्पेशलिटीज के लिए, अपने रोमांटिक नेचर के लिए, क्यूरियोसिटी के लिए, लव फॉर नेचर के लिए, अलग अलग थीम्स के लिए बहुत एक जबरदस्त रूप से लोगों के बीच में लोकप्रिय हुआ। रीडर्स के बीच में, लिटरेरी गैलरीज में रोमांटिक मूवमेंट जो है जबरदस्त रूप से पसंद किया गया। फिर इसमें हम देखें रोमांटिक मूवमेंट में तो हमारे सामने जो है सीनियर रोमांटिक पोइट्स के रूप में विलियम वर्ड्सवर्थ, एस.टी. कॉलरिज और हमारे रॉबर्ट सूदे जो है इसको डेवलप करने का काम करते हैं। साथ ही साथ में जूनियर रोमांटिक पोइट्स के रूप में बायरन, शेली, केट्स, ये भी इसको डेवलप करने का काम करते हैं। तो इसमें रोमांटिक मूवमेंट जो है इंग्लिश लिटरेचर के पीरियड्स में वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल एजेस ऑफ इंग्लिश लिटरेचर माना जाता है। लिटरेचर की अनेकों जॉनर्स में यहाँ पे काम हुआ और काफ़ी ज़्यादा फर्टिलिटी के साथ में लिटरेचर प्रोड्यूस हुआ। साथियों, इसमें एक रीजेंसी पीरियड को अपने को याद रखना है। 1811 से लेकर के 1820 तक का ये समय है। ये क्या है कि इस दौरान एक्चुअली प्रिंस जॉर्ज फोर्थ ने शासन किया अपने फादर जॉर्ज थर्ड के स्थान पर, बिकॉज ही वॉज नॉट बेल। सो एक रीजेंट राजा के रूप में, मतलब रीजेंट का मतलब ऐसे समझें हम कि जब कोई राजा या कोई पर्टिकुलर अधिकारी अनबेल होता है तो उस स्थिति में उसकी जगह पर दूसरा जो व्यक्ति काम करता है, प्रॉक्सी किंग थे ये। एक्चुअली जॉर्ज फोर्थ जो थे वो प्रॉक्सी किंग थे, प्रॉक्सी किंग थे, प्रॉक्सी किंग थे। तो इसलिए आप देखेंगे कि ये जो पीरियड है रीजेंसी ईयरा जो है 1811 से लेकर के 1820 तक चल रहा है रीजेंसी ईयरा। कई बार प्रश्न पूछा जाता है, कई बार कंफ्यूज भी कर देते हैं, कई लोगों ने तो नाम भी नहीं सुना रीजेंसी पीरियड कौन सा है। तो वी हैव टू रिमेंबर दैट रीजेंसी पीरियड। इसी में अपन देखेंगे एक गोथिक ईयरा आता है। साथियों, गोथिक ईयरा जो है 1786 से लेकर के ये 18th सेंचुरी तक चलता है और ये गोथिक नोवेल्स के लिए जाना जाता है, जो हॉरर नोवेल्स जैसे ही होते हैं लगभग। इसमें मैथ्यू ल्यूइस, एन रैडक्लिफ और विलियम बेकफोर्ड, ये कुछ इंपॉर्टेंट नाम हैं। गोथिक ईयरा में 1786 से 18th सेंचुरी तक ये चल रहा है। तो मैं जैसा कि आपको बता रहा था कि रोमांटिक पीरियड का जो बिगिनिंग है वो डिबेटेड है, बिकॉज दे हैव डिफरेंट ओपिनियंस अबाउट इट। लेकिन ऑफिशियली अपन इसको 1798 करें। यदि इसका प्रश्न भी आता है कि व्हेन द रोमांटिक मूवमेंट बिगेन, तो हमें इसका उत्तर 1798 करना चाहिए, क्योंकि दिस वाज द पीरियड व्हेन लिरिकल बैलेड्स वाज पब्लिश्ड। तो ऑफिशियली यहां से शुरुआत इसकी मानी जाएगी। इसका देखें आप, इमेजिनेशन पर एक एम्फेसिस, सब्जेक्टिविटी पर जोर, appreciation of nature, exploration of emotions and inner life, supernatural and gothic element, supernaturalism and gothic element, ये सारी की सारी चीजें
इस रोमांटिक पीरियड को स्पेशल बना देती हैं। इसमें अपन देखें साथियों तो सुपरनेचुरलिज्म का पोइट कौन है? सुपरनेचुरलिज्म का पोइट एस.टी. कॉलरिज है। पोइट ऑफ ब्यूटी कौन है? जॉन कीट्स इज द पोइट ऑफ ब्यूटी। पोइट ऑफ नेचर कौन है? विलियम वर्ड्सवर्थ इज द पोइट ऑफ नेचर। पोइट ऑफ ऑप्टिमिज्म कौन है? पी.बी. शेली इज द पोइट ऑफ ऑप्टिमिज्म। पोइट ऑफ आइडियल्स कौन है? जॉर्ज गॉर्डन लॉर्ड बायरन इज द पोइट ऑफ आइडियल्स। तो ये सारी की सारी चीजें हमें याद रखनी होंगी। देखिए विलियम वर्ड्सवर्थ और एस.टी. कॉलरिज, विलियम वर्ड्सवर्थ और एस.टी. कॉलरिज ये क्या लेकर के आ रहे हैं? लिरिकल बैलेट्स को लेकर के आ रहे हैं। लीडिंग पोइट हैं, सीनियर पोइट्स हैं इस युग के। तो वर्ड्सवर्थ जो है नेचर पोइट, ये सुपरनेचुरल पोइट। विलियम ब्लेक भी काफी इंपॉर्टेंट हैं। लॉर्ड बायरन, जॉन कीट्स और पी.बी. शेले। इसके साथ में चार्ल्स लैम्ब जो हैं प्रिंस ऑफ इंग्लिश ऐसे कहे जाते हैं। मैरी वोllstonecraft, इसी के साथ में पी.बी. शेले आपके आ गए हैं। थॉमस डी क्विंसी, जेन एस्टिन जिन्हें प्रोज शेक्सपियर कहा जाता है, और मैरी शेली जिन्होंने फ्रैंकेस्टीन लिखी है। तो इस प्रकार से अपन देखें कि ये जो पीरियड है आपका रोमांटिक पीरियड, ये इंग्लिश लिटरेचर के बड़े ही फर्टाइल पीरियड्स में से माना जाता है, और इसकी शुरुआत 1798 से ऑफिशियली अपन मान सकते हैं। और ये फिर 1832 और 1837, इसमें भी विक्टोरियन पीरियड की भी शुरुआत में भी थोड़ा इसमें लिटरेरी क्रिटिक्स की एकता नहीं है। कई कहते हैं कि इसकी शुरुआत 1832 में ही हो गई थी, कई कहते हैं कि 1837 में व्हेन क्वीन विक्टोरिया केम ऑन द सीट तब से इसकी शुरुआत हुई। तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है। आइए अपन चालू करें विक्टोरियन पीरियड को। तो देखिए विक्टोरियन पीरियड में भी वही वाली बात आ रही है 1832 और 1837, क्योंकि इसमें 1837 जो है ना, उस समय क्वीन विक्टोरिया सीट पर विराजमान हो गई थी। तो कई लोग कहते हैं कि 1837 से इसकी शुरुआत मानी जाए, और 1901 में कोई डाउट नहीं है, बिकॉज इट वाज द टाइम व्हेन शी डाइड। तो इस प्रकार से अपन देखें तो 1837 को अपन पकड़ लें तो इससे भी अपन विक्टोरियन पीरियड को जस्टिफाई कर सकते हैं। अब ये जो समय था विक्टोरियन पीरियड का, इसमें अपन देखें ब्रिटेन जो था कॉलोनियल पावर के रूप में भी अपने आप को एक्सपांड कर रहा है। दुनिया में उसकी इंग्लिश भाषा का आधिपत्य भी बढ़ रहा है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद में उसकी ताकतें बढ़ रही हैं। उसके लिटरेचर का भी एक्सपांशन हो रहा है। दुनिया के देशों में भी उसकी धाक बढ़ रही है। टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस का भी ये समय था। तो ये सारी की सारी चीजें जो हैं लिटरेचर में देखने को मिल रही हैं। ये सारी की सारी जो थीम्स हैं लिटरेचर में हमें महसूस होती हैं। लिटरेचर के अंतर्गत इनका यूज हमें देखने को मिलता है। इस पीरियड को, जिसको विक्टोरियन पीरियड अपन देख रहे हैं, ये दो भागों में अपन इसको देख सकते हैं। एक तो इसमें प्री रैफेलाइट्स ब्रदरहुड जो आता है 1848 से लेकर के 1860 तक ये चल रहा है, और दूसरे जो है एस्थेटिसिज्म और डिकेडेंस, ये 1880 से लेकर के 1901 तक इसमें आ रहे हैं। ये भी मूवमेंट है, लिटरेचर के इंपॉर्टेंट एजेस हैं, इनके ऊपर भी अपन सेपरेट डिस्कशन करेंगे एंड वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड देम इन ए मोर डिटेल्ड वे। इस जो विक्टोरियन पीरियड है, इसके जो पॉइंट्स में अपन देखें तो रॉबर्ट ब्राउनिंग, एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग, क्रिस्टियाना रोसेटी, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, मैथ्यू अर्नोल्ड, है ना, ये इनके प्रमुख पोइट्स हैं। और एसिएट्स में देखें तो कार्लाइल, रस्किन और वॉल्टर पेटर, ये इस दौरान प्रमुख जो है एसिएस्ट थे, पॉपुलर एसिएस्ट थे। और प्रोज राइटर्स में अपन देखें तो चार्ल्स डिकिंस, शार्लट एंड एमिली ब्रॉन्ट सिस्टर्स जिनको कहा जाता है, एलिजाबेथ गैस्केल, जॉर्ज एलियट, मैरी एन इवांस जो उनका नाम था, जॉर्ज एलियट इनका पेन नेम था, एंथनी ट्रोलोप, थॉमस हार्डी, विलियम मैकपीस थैकरी और सैमुअल बटलर, ये इस समय के प्रोज राइटर थे। तो प्रोज राइटर्स जो हैं वो भी इस दौरान काफी इंपॉर्टेंट हो रहे हैं, और इसमें एस्थेटिसिज्म और डिकेडेंस जो हैं वो राइटिंग्स में देखने को हमें मिलता है साथियों। तो ये जो समय है विक्टोरियन पीरियड का, विक्टोरियन पीरियड एक तरीके से
यहां से फिर मॉडर्न जो है या मॉडर्निज्म की शुरुआत मानी जा रही है। विक्टोरियन पीरियड के बाद में मॉडर्न पीरियड की शुरुआत मानी जा रही है। तो जो विक्टोरियन पीरियड है अपने आप में एक प्रोज की तरफ झुकता हुआ और पोएट्री में भी काफी जो है इनोवेटिव थीम्स का यहाँ पे प्रयोग हमें देखने को मिलता है। 1837 से 1901 का अपना ये विक्टोरियन पीरियड। इसके बाद में अपन देखें तो हमें एडवर्डियन पीरियड को समझना होगा। अब एडवर्डियन पीरियड जो है वो 1901 से लेकर के 1914 तक का जो कार्यकाल है वो एडवर्डियन पीरियड है, क्योंकि किंग एडवर्ड इस समय राजा थे। किंग एडवर्ड जो थे वो इस समय राजा थे। किंग एडवर्ड 7th जो है इस समय राजा थे, इसीलिए इसको जो है एडवर्डियन पीरियड कहा जाता है। और ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के इरप्शन तक या फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के आउटब्रेक तक ये पीरियड चलता रहता है। इसके अंतर्गत अपन देखें तो कुछ नोवेलिस्ट जैसे जोसेफ कॉनरेड, फोर्ड मैडॉक्स, रुडयार्ड किपलिंग, एच.जी. बेल्स टाइम मशीन वाले, है ना, हेनरी जेम्स इसके अंतर्गत आ रहे हैं, हेनरी जेम्स। और उसके बाद में कुछ पोइट्स भी इसमें आ रहे हैं जैसे अल्फ्रेड नोइस, विलियम बटलर येट्स, और कुछ ड्रामेटिस्ट भी आ रहे हैं जैसे जेम्स बेरी, जी.बी. शॉ, जॉन गोल्सवर्दी। ये कुछ इंपोर्टेंट इसमें राइटर हैं साथियों एडवर्डियन पीरियड के। बहुत ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, लेकिन लिमिटेड पीरियड के रूप में इसकी अपनी ख्याति है, इसका अपना एक सिस्टम है और इसकी अपनी एक पॉपुलैरिटी है साथियों। आगे अपन देखें तो एडवर्डियन पीरियड के बाद में हमारे सामने आता है जॉर्जियन पीरियड। मैं आपसे पहले भी कह रहा था जॉर्जियन पीरियड जो है वो किंग जॉर्ज 5th का पीरियड है जो 1910 से 1936 तक चल रहा है। अब इसके अंतर्गत अपन इसको पहले भी देख चुके हैं, जॉर्जियन पीरियड 1714 से लेकर के 1830 तक। वहां पर भी किंग जॉर्ज 1, 2, 3 का कार्यकाल जो था वो जॉर्जियन पीरियड या जॉर्जियन ईरा के नाम से जाना जा रहा था। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कई बार जॉर्जियन पीरियड के रूप में पूछा जाता है, एलियट की एक स्टेटमेंट है जॉर्जियन पोएट्री के बारे में। वो कहते हैं जॉर्जियन पोएट्री को वो अच्छा नहीं मानते, वो कहते हैं जॉर्जियन पोएट्री ऑफ रेनबोज, कुकूज, डैफोडिल्स एंड टिमिड हेयर्स। कुछ नहीं है उसमें, कुछ रेनबो, कुकूज और डैफोडिल्स को लेकर के वो पोएट्री कंपोज कर दी गई है साथियों। दैट्स व्हाट एलियट सेज, दैट्स व्हाट टी.एस. एलियट सेज अबाउट जॉर्जियन पोएट्री। तो इसमें अपन देखें राल्फ हॉक्सन, एडवर्ड मार्श, जॉन मैसफील्ड, W.H. डेविस, रूपर्ट ब्रुक जॉर्जियन पोइट्स के रूप में माने जाते हैं। रूपर्ट ब्रुक जो हैं, सिगफ्राइड ससून है, विल्फ्रेड ओवन है, ये सारे के सारे वॉर पोइट्स हैं। वॉर पोइट्री में भी कई बार क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, वो भी अपनी चर्चा रहेगी। तो देखिए ये जो है जॉर्जियन ईरा के बारे में डिस्कशन था। अब इससे अपन आगे देखें तो मॉडर्न पीरियड की यहाँ से शुरुआत होती है। मॉडर्न पीरियड जो है वो 1914 से 1945 तक चलता है मॉडर्न पीरियड। मॉडर्न पीरियड अपने आप में कई मायनों में बहुत अलग पीरियड है। यहाँ पे एक्सपेरिमेंटेशन को जगह मिल रही है, यहाँ पे थीम्स भी बिल्कुल अलग आ रही हैं, राइटर्स के माइंडसेट में भी थोड़ा परिवर्तन देखने को मिल रहा है। एक्सपेरिमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन एंड एलिनेशन, फ्रेगमेंटेशन एंड एलिनेशन, डिसइल्यूजनमेंट, इसी के साथ में स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस जो है एक अलग ही प्रकार की स्पेशलिटी है जो नोवेल्स में काफी यूज की गई। विलियम जेम्स ने इसको इंट्रोड्यूस किया था साथियों, चर्चा करेंगे इसके ऊपर भी। एग्जिस्टेंशियलिज्म, एब्सर्डिज्म, स्टाइल, फॉर्म, ये बहुत सारी चीजों में आप देखेंगे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में जो है या ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, मतलब लोगों के माइंडसेट में बिल्कुल एक जबरदस्त परिवर्तन देखने को आया। फ्रेगमेंटेड रियलिटी सामने निकल करके आई। लोगों को लगने लगा कि लाइफ इज नॉट लाइक दैट एज दे हैड बीन थिंकिंग, और उन्हें लगा कि जब उन्हें संसार में बचाएगा कौन, इस प्रकार की फीलिंग जब लोगों के मन में आने लगी तो वो लिटरेचर के अंतर्गत भी वो सारी चीजें रिफ्लेक्ट यहाँ पे होती हैं। और यीट्स के जो शब्द जो हैं कि थिंग्स फॉल अपार्ट, द सेंटर कैन नॉट होल्ड, चीजें जो है फ्रेगमेंटरी हैं, चीजें टूट रही हैं, थिंग्स फॉल अपार्ट।
और सेंटर जो है अपने आप को होल्ड नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ से जो है लोगों की सोच में और लोगों के चिंतन में, और एक तरह से जो राइटर्स थे उन्होंने भी इस चीज को महसूस किया कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में उन्हें लगने लगा कि जो संसार है वो मोमेंटरी है, संसार में जो है वो जो दिख रहा है वो वैसा परमानेंट नहीं है, एक इम्परमानेंस लोगों के दिमाग में आया और वहां से जो है मॉडर्निज्म की शुरुआत होती है। ये कोर टेनेट है मॉडर्निज्म का, मॉडर्न मूवमेंट का ये कोर टेनेट कहा जाता है। इस समय न्यू क्रिटिसिज्म की भी शुरुआत हो गई थी साथियों, लिटरेरी थियरी के अंतर्गत, क्रिटिकल थियरीज के अंतर्गत न्यू क्रिटिसिज्म की भी शुरुआत हो गई थी, जिसमें टेक्सचुअल इंपॉर्टेंस बढ़ गया था, क्रिटिकल थियरी के दौरान इसकी अपन चर्चा करेंगे। इसमें वुल्फ है, एलियट है, विलियम एम्पसन है और दूसरे कई राइटर्स का और लिटरेरी थियरिस्ट का बड़ा योगदान रहा। मॉडर्निज्म के अंतर्गत अपन देखें तो नोवेलिस्ट के लिए जेम्स जॉयस, वर्जीनिया वुल्फ, एल्डस हक्सली, D.H. लॉरेंस, जोसेफ कॉनरेड, डोरोथी रिचर्डसन, ग्राहम ग्रीन, E.M. फॉस्टर, डोरिस लेसिंग, ये कुछ प्रमुख नाम है साथियों नोबलिस्ट के रूप में। इसमें हम आगे देखें तो पॉइट्स में हमें मिलते हैं विलियम बटलर यीट्स हैं, T.S. एलियट हैं, W.H. ऑर्डन हैं, सीमस हेनी हैं, विल्फ्रेड ओवन हैं, डिलन थॉमस हैं, रॉबर्ट ग्रेव्स हैं। और ड्रामेटिस्ट के रूप में अपन देखें तो ड्रामा जो है अगले स्तर पर पहुंच चुका है यहाँ पे टॉम स्टूपार्ड, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, सैमुअल बेकेट, फ्रैंक मैकगनीज, हैरोल्ड पिंटर तो बिल्कुल पोस्ट मॉडर्न ड्रामा लेकर के आ गए हैं, और कैरिल चर्चिल। ये जो है यहाँ पर प्रमुख राइटर्स और प्रमुख फिगर्स के रूप में हमारे सामने आते हैं मॉडर्निज्म पीरियड के। तो आइए अपन आगे देखें। मॉडर्निज्म पीरियड के साथ साथ पोस्ट मॉडर्निज्म पीरियड से पहले हमारे सामने कुछ और भी पीरियड्स आते हैं, जैसे हार्लेम रेनाइसेंस। हार्लेम रेनाइसेंस क्या है? इसका संबंध जो है वो एफ्रो अमेरिकन लिटरेचर से है साथियों। इसके अंतर्गत जो है एक इसको न्यू निग्रो मूवमेंट भी कहा जाता है, इसमें अपन देखें तो जो रिवाइवल ऑफ अफ्रीकन अमेरिकन म्यूजिक इसमें देखने को मिलता है। इसका संबंध ही जो है एफ्रो अमेरिकन लिटरेचर से है। ये लोग वे लोग हैं जो अमेरिका में रह रहे हैं, बेसिकली अफ्रीकन लोग हैं। वे अपनी आर्ट को, अपने म्यूजिक को, अपने थिएटर को, अपनी ब्यूटी को वो रिफ्लेक्ट करना चाहते हैं और उसको जो है लिटरेचर में स्थान दिलवाना चाहते हैं। इसका प्रमुख केंद्र था हार्लेम, न्यूयॉर्क के पास जो जगह थी, हार्लेम न्यूयॉर्क के पास में जो जगह थी वहां पर इसका प्रमुख केंद्र था। 1919 से लेकर के 1929 तक ये मूवमेंट चल रहा है। 1919 से लेकर 1929 तक या 1920 से लेकर के 1930s तक का इसका टाइम पीरियड है। और ये इसमें आप देखेंगे ब्लैक राइटर्स जैसे जेम्स बॉल्डविन, राल्फ एलिसन, ये प्रमुख राइटर इसके अंतर्गत देखने को मिलते हैं साथियों। इसको न्यू निग्रो मूवमेंट भी कहा जाता है। न्यू निग्रो मूवमेंट या न्यू निग्रो मूवमेंट भी इसको कहा जाता है, क्योंकि इस समय एक मैगजीन थी, एक एंथोलॉजी थी न्यू निग्रो के नाम से, जिसको एलन लॉक लेकर के आए थे। उस मैगजीन के कारण इसको न्यू निग्रो मूवमेंट के नाम से भी जाना जाता है साथियों। लैंगस्टन ह्यूज, क्लाउड मके, जोरा नील हर्स्टन, जीन टूमर, जेम्स बेल्डन जॉनसन, एलन लॉक, ये कुछ प्रमुख नाम है इसके अंतर्गत साथियों, जो कि हार्लेम रेनाइसेंस से जुड़े हुए हैं। बहुत ही वर्तमान में बड़ा ही इंपॉर्टेंट मूवमेंट है। डिटेल में चर्चा करेंगे अपन राइटर्स की, तो इसको धीरे धीरे अपन समझ जाएंगे, विभिन्न चीजों को भी समझ जाएंगे। आइए अपन आगे देखते हैं नेग्रीट्यूड को। अब इसके अंतर्गत अपन देखते हैं नेग्रीट्यूड। नेग्रीट्यूड भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट एक मूवमेंट है, एक टाइम लाइन आपको देखने को मिलेगी। और इसके अंतर्गत अपन देखें इसको फ्रैंकोफोन मूवमेंट के नाम से भी जाना जाता है, फ्रैंकोफोन इंटेलेक्चुअल मूवमेंट के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसमें अफ्रीकन और कैरिबियन राइटर्स जो थे, वो एक्चुअली अफ्रीकन और अफ्रीकन डायस्पोरा कल्चरल आइडेंटिटीज को एक तरीके से उसको लिंकअप करना चाह रहे थे अपने लिटरेचर के अंतर्गत। तो उसको लेकर के उन्होंने ब्लैक इज ब्यूटीफुल का नारा दिया। ब्लैक कॉन्शियसनेस को उन्होंने जो है जागृत करने के लिए इस मूवमेंट की पूरी संरचना की
और अफ्रीका और अफ्रीकन डायस्पोरा के लिए ये मूवमेंट पूरा की पूरा केंद्रित रहा था। 1930s से लेकर के 1950s के बीच में ये मूवमेंट जो है केंद्रित रहा। तो इसमें आप देखेंगे कि सेंगर वगैरह हैं, बड़े इंपॉर्टेंट राइटर थे जिन्होंने इस मूवमेंट को आगे चलाने के लिए काफ़ी श्रम किया। आगे अपन देखें तो फिर पोस्ट मॉडर्न पीरियड हमारे सामने आता है, और पोस्ट मॉडर्न पीरियड में अपन देखें तो 1945 से इसकी शुरुआत होती है। 1945 से इसकी शुरुआत होती है और ये बाद में तो वर्तमान में भी अभी चल ही रहा है। पोस्ट मॉडर्निज्म के बाद में पोस्ट ह्यूमनिज्म कई बार सुनने में आता है टर्म, लेकिन पोस्ट मॉडर्न पीरियड जो है उसका अपना एक इम्पोर्टेंस है। लिटरेरी थियरी के क्षेत्र में भी उसका इम्पोर्टेंस है और लिटरेचर में भी उसका एक इम्पोर्टेंस अपना है। पोस्ट मॉडर्न पीरियड जो है वो वर्ल्ड वार सेकेंड के समाप्त होने के साथ में ही शुरू होता है, क्योंकि ये एक प्रकार से सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद में जो एक उसके रिस्पॉन्स में सेकेंड जो है पोस्ट मॉडर्निज्म निकल करके आया है। इसमें अपन देखें कि पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म जो था और पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म और क्रिटिसिज्म ये भी इस दौरान चल रहे हैं, और भी इनसे एसोसिएटेड जो चीज़ें हैं प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म वगैरह वो भी इस दौरान थे। फ्रेगमेंटेशन, प्लूरलिज्म, इंटरटेक्चुअलिटी, स्केप्टिसिज्म, कंज्यूमर कल्चर, पैस्टियाची, ये सारे की सारे जो हैं नोटेबल फीचर्स हैं इस समय के, जिनके लिए ये पोस्ट मॉडर्न पीरियड जो है जिन थीम्स को चर्चा करता है, वर्णित करता है अपने लिटरेचर के अंतर्गत। इसमें अपन देखें राइटर्स में सैमुअल बेकेट, जोसेफ हेलर, एंथनी बर्गेस, जॉन फाउल्स, थॉमस पिंचन, सलमान रश्दी, इटेलो कैल्विनो, मार्गरेट एटवुड, जेनेट विंटरसन, पेनिलोप एम लाइवली, ये कुछ प्रमुख राइटर्स हैं दोस्तों पोस्ट मॉडर्न पीरियड के। तो बेसिकली अपन का जो ये डिस्कशन था इन वीडियोस में लिटरेचर की टाइमलाइन को समझने का था, एजेस को समझने का था, इन पीरियड्स के अंतर्गत क्या है, इनके राइटर्स ने क्या लिखा, किस प्रकार की थीम्स रही हैं, उन पे कोई विशेष चर्चा इस दौरान नहीं थी। बेसिकली हमारा जो उद्देश्य था, ऑब्जेक्टिव था, वो पीरियड को समझते हुए, उनकी टाइमलाइन को समझते हुए कुछ इंपॉर्टेंट राइटर्स को समझने का था। तो मुझे लगा कि यू मस्ट हैव गॉट द आइडिया, और आगे के वीडियोस में अब अपन चर्चा करेंगे, एक डिटेल्ड चर्चा इन एजेस और इनके फिगर्स को लेकर के रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।